Assalamu alaikum. This is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे डॉक्टर अली असगर के इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर zoology के नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में हमने 11 क्वेश्चंस किए थे, देन हम आज 10 क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंस की मैंने एक अलग वीडियो अपलोड करी है, यू कैन चेक। क्वेश्चन नंबर 12 है लिस्ट आउट 4 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन मैन। सो ये 4 है सोरियासिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड ग्रेव्स डिजीज। सोरियासिस एक क्रोनिक डिजीज़ है, इसमें पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। लाइक क्या होता है कि स्किन के सेल्स क्विकली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है और नीज और एल्बोज पे पैचेस होना शुरू हो जाते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जॉइंट इमूवेबल हो जाता है, इसमें जो बोन्स के बिटवीन कार्टिलेज होता है ना वो हार्ड हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। सो उसको हम कहते हैं कि आर्थराइटिस है। ये एजिंग के जरिए मोस्टली देखा जाता है कि ये कॉज होता है, इसका एजिंग कॉज है। डायबिटीज़ मेलिटस, तो ये डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 भी होती है और टाइप 2 भी होती है। टाइप 1 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अपने ही सेल्स पेनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। तो वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और ग्रेव्स डिजीज़, तो ग्रेव्स डिजीज़ आप आगे जाके सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। ये इसमें आई बॉल्स की प्रोट्रूजन हो जाती है, लाइक इसको हम कहते हैं कि ये एक्सोप्थेल्मिया है। सो ये होता है ग्रेव्स डिजीज। नंबर 13 है व्हाट इज एंटीपायरेटिक थ्योरी एंड इट्स यूजेस। सो एंटीपायरेटिक थ्योरी वो थ्योरी थी कि उसमें बताया गया था कि वो ड्रग्स जो रिड्यूस करती हैं या कंट्रोल करती हैं फीवर को, उसको हम कहते हैं कि ये एंटीपायरेटिक थ्योरी है। इसका यूज ये है कि मोस्ट ऑफ द एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं वो इनहिबिट करती हैं एंजाइम को। एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, जो उसके लेवल को रिड्यूस करती हैं। कम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फ्रॉम द ब्रेन ऑफ द हाइपोथैलेमस, तो वो रिड्यूस कर देता है फीवर को। सो ये इनका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है लिस्ट आउट एनी 6 बायोकेमिकल बैरियर्स। तो बायोकेमिकल बैरियर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं इम्यूनिटी चैप्टर में, फिजिकल भी और केमिकल भी। आपको बायोकेमिकल बैरियर्स बताना है। इसका फिजिकल 3 टाइप के होते हैं, म्यूकस होता है, एपिथेलियम होता है और स्किन होता है। और केमिकल बताने हैं तो सलाइवा, म्यूकस, गैस्ट्रिक जूसेस, पेनक्रियाज, एंजाइम के सारे बायोकेमिकल बैरियर्स हैं। किया हुआ है 6 बताने, अगर मेंशन करा हुआ होगा 2, 3, 4 तो आपको उतने ही बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन एक ऐसा होता है कि ये कोई भी साइट ऑफ इंजरी इन्फेक्शन पे कोई भी रेडनेस हुई है, हॉटनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन है। जब भी डैमेज टेक प्लेस होता है में ड्यू टू इंजरी तो वो रिलीज करते हैं प्रोटीन्स को जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आ गए फीवर के जरिए। तो डैमेज टिश्यू प्रोवाइड वाइट और या फिर ये होता है कि वाइट और येलो पेस्ट लाइक मटेरियल पस होता है जिसमें, तो वो भी कॉज हो जाता है। ये इंक्रीज करते हैं परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, अटैक करते हैं मैक्रोफेजेस को एट द साइट ऑफ इंजरी। तो ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक प्रोटीन होता है जो बहुत हेल्पफुल होता है इन्फ्लेमेशन में। क्वेश्चन नंबर 16 आउटलाइन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फीवर। सो हार्मफुल इफेक्ट्स फीवर के काफ़ी सारे होते हैं। पहला ये होता है कि अगर 105 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर हो जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि फिर एंजाइम की एक्टिविटी डीनेचर हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा एट 100 सेल्सियस एंजाइम एक्टिविटी विल बी डीनेचर। सो ये होता है कि डीनेचर क्यों हो जाता है, इसका ये मतलब होता है कि एंजाइम प्रोटीनीशियस इन नेचर ड्यू टू इट्स प्रोटीनीशियस कंपोजिशन। इसके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो हीट की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से डीनेचर होना शुरू हो जाता है। सो ये होता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फीवर ये होता है कि हमारे डीनेचर कर देता है हमारे सेल्स को, कॉज हो सकती है डेथ। हाई फीवर वही है कि 105 से हाई फीवर होगा फ़ारेनहाइट से तो डीनेचर कर देता है हमारे एंजाइम को, हाई अमाउंट ऑफ हीट लॉस होती है, इट कॉजेज फटीग कॉज होता है। और ये होता है कि डिहाइड्रेशन, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रही होती है तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज फेजोसाइटोसिस, नेम सम WBCs एक्टिंग एज फेजोसाइट्स। सो फेजोसाइटोसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ WBCs इनगल्फ करती हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सो वो होता है प्रोसेस फेजोसाइटोसिस। कुछ WBCs हैं जो एक्ट करते हैं एज अ फेजोसाइट्स, तो वो हम कहते हैं न्यूट्रोफाइल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और डेंड्राइट्स। सो ये WBCs होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ फेजोसाइट्स, ये इनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। 18 है हाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल ट्रांसपोर्ट टू लंग्स। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो इसके 3 मेथड होते हैं, 3 वेज होते हैं। एज बाइकार्बोनेट, डिस्कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ये क्या करते हैं कि बाइंड हो जाते हैं हीमोग्लोबिन से और फिर फॉर्म करते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन।
तो ये होता है कि बाइकार्बोनेट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, डिसॉल्व गैसेस से कम। मेंशन है कि बाइकार्बोनेट 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट, और डिसॉल्व हीमोग्लोबिन है, ये होता है कि डिसॉल्व हीमोग्लोबिन से 20% होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन से रेड ब्लड सेल्स में, वो फॉर्म करता है कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये होता है 90% और 10% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा वाटर में, जिसको हम कहते हैं डिसॉल्व गैसेस, और फिर ये ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में। क्या होता है कि जब भी हाई कंसनट्रेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की इन द टिश्यूज, तो वो फिर डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में एज अ बाय प्रोडक्ट। ब्लड है वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब इसको ऑक्सीजनेटेड करना है तो इसका ही मतलब होता है कि ये वापस से ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लिया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये रिटर्न किया जाता है लंग्स को। तो ये होता है कि 3 वेज होते हैं कि ट्रांसपोर्ट कर सकें कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ब्लड स्ट्रीम, वो बाइकार्बोनेट, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन और डिसॉल्व गैसेज हैं। नंबर 19 है विच ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को कहा जाता है कि प्रेजेंट होता है आरबीसीज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। 2 पेयर्स होती हैं इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन की, लाइक 2 पेयर्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की, 1 पेयर होता है अल्फा का और 1 पेयर होता है बीटा का। तो ये 574 बनते हैं। इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं तो ये पेयर्स होते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट का पूछा हुआ है तो हमने इतना सा आंसर दे दिया क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, तो दैट्स इनफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर एट द एल्वुलार लेवल। सो एल्वुलार इन्वॉल्व होती हैं और इसमें ना नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का जो फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो इसकी ये वजह होती है कि एल्वुलाई में बहुत सारा ब्लड वेसल्स होते हैं तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। वेसल्स ही हैं जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो फैसिलिटेट हो जाती हैं बिटवीन ब्लड एंड द एयर फिल्ड इन एल्वुलाई। गैस एक्सचेंज होता है लाइक एल्वुलाई में होता है अकर बाय डिफ्यूजन। ये डिपेंडेंट होता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वो डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि जब भी अगर एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसका ही मतलब होगा कि वो फिर डिफ्यूज़ कर जाएगा और ब्लड में आ जाएगा, और अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो फिर एल्वुलाई में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल लेयर्स टू एल्वुलाई। सो ये आपको चार्ट को ड्रॉ करना था। ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ली नेसल कैविटीज़ में आई, वो नेसल कैविटीज़ से फ्रेनेक्स में आती है। फ्रेनेक्स से ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई इन लंग्स जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर होती हैं। सो ये होता है फ्लो ऑफ चार्ट फॉर द पैसेज ऑफ एयर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए असगर के हमने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, फर्स्ट ईयर जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ। नॉन रीजनिंग एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी लॉन्ग में करा चुकी हूँ मोस्टली, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर के हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई और हेल्प चाहिए तो लेट मी नो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।